मायानगरी का पहला सिकंदर पृथ्वीराज की अनसुनी दास्तान। द अल्टीमेट हुक और आलीशान सल्तनत का राज। आज जब भी हम भारतीय सिनेमा या बॉलीवुड का नाम लेते हैं तो हमारे सामने चमक-धमक, आलीशान बंगले और करोड़ों रुपए की गाड़ियां घूमने लगती हैं। इस चकाचौंध भरी दुनिया में एक ऐसा परिवार है जिसके नाम के बिना बॉलीवुड का इतिहास कभी लिखा ही नहीं जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की। फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा। आज इस खानदान की चौथी पीढ़ी इंडस्ट्री पर राज कर रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गगनचुंबी आलीशान इमारत की पहली नींव रखने वाला वो पहला इंसान कौन था? एक ऐसा नौजवान जो आज से लगभग 100 साल पहले अपनी जेब में सिर्फ चंद रुपए लेकर घर से बगावत करके मायानगरी मुंबई की उन अनजान और खौफनाक गलियों में पहुंचा था, जहां उसे कोई पानी पूछने वाला भी नहीं था। लोग आज उसे सम्मान से भारतीय सिनेमा का पहला शहंशाह कहते हैं। नाम था पृथ्वीराज। लेकिन दोस्तों, इस आलीशान सल्तनत, इस भव्य घराने को खड़ा करने के पीछे एक ऐसा खौफनाक दर्द, एक ऐसी काली परछाई और एक ऐसा अनसुलझा सस्पेंस छुपा हुआ है जिसके बारे में आज तक किसी भी बड़े मंच पर खुलकर बात नहीं की गई। एक ऐसा बदनसीब और बेबस पिता जिसने अपनी आंखों के सामने अपने दो बेहद मासूम, हंसते खेलते बेटों को दर्द से तड़पते हुए देखा, और वो भी तब जब उसका करियर 7वें आसमान पर था। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 7 दिनों के भीतर दोनों बच्चों की लाशें उसके सामने आ गईं और वो अपने ही हाथों से उन्हें श्मशान लेकर गया। आखिर उस खौफनाक रात को ऐसा क्या हुआ था? क्या वो वाकई सिर्फ एक रहस्यमयी बीमारी थी, या फिर मायानगरी के उस पहले सिकंदर को पूरी तरह से बर्बाद करने की, उसे घुटनों पर लाने की कोई बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश थी? आज की इस विशेष खोजी वीडियो में हम पृथ्वीराज की जिंदगी के उस सबसे गहरे, सबसे काले और अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी का जो अंत सामने आएगा वो आपकी रूह कंपा देगा। घर से बगावत, काली रात और खाली जेब का खौफनाक सफर। हमारी यह रहस्यमय कहानी शुरू होती है साल 1928 में। विभाजन से पहले का पंजाब और वहां का एक छोटा सा शहर। उस शहर में रहने वाला एक 22 साल का नौजवान, जिसकी कदकाठी किसी राजा महाराजा जैसी थी, चेहरा एकदम साफ और आंखें इतनी बड़ी और गहरी थी कि जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। उसके पिता एक सम्मानित सरकारी अधिकारी थे। घरवाले चाहते थे कि वो लड़का कानून की ऊंची पढ़ाई करे, वकालत की डिग्री ले और एक बड़ा वकील या जज बने। लेकिन उस नौजवान के दिमाग पर तो किसी और ही दुनिया का भूत सवार था। उसे हर वक्त सिर्फ कैमरे, रंगमंच, नाटक और एक्टिंग की दुनिया ही दिखाई देती थी। वकालत की पढ़ाई के दौरान ही उसने चुपके से थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। जब यह बात उसके सख्त पिता को पता चली तो घर में कोहराम मच गया। पिता ने साफ कह दिया, अगर इस घर में रहना है तो ये नौटंकी बंद करनी होगी, वरना इस चौखट को हमेशा के लिए भूल जाओ। एक तरफ पिता का खौफनाक गुस्सा था और दूसरी तरफ अपनी कला के लिए वो पागलपन। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, उस नौजवान ने एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने सोए हुए पिता की जेब से चुपचाप कुछ रुपए निकाले। कमरे में जाकर अपनी नन्ही सी मासूम बच्ची और अपनी पत्नी को आखिर बार सोता हुआ देखा, उनकी तरफ बढ़े कदमों को रोका और अपने आंसू पोंछते हुए घर का पिछला दरवाजा खोलकर रेलवे स्टेशन की तरफ पागलों की तरह भाग गया। उसने बिना सोचे समझे जो पहली ट्रेन सामने आई, उसमें छलांग लगा दी।
वो ट्रेन उसे सीधे बॉम्बे यानी आज की मुंबई ले जा रही थी। एक ऐसी अनजान जगह जहां न तो उसका कोई रिश्तेदार था, न कोई दोस्त और न ही सिर छुपाने की कोई जगह। जब वो सुबह मुंबई स्टेशन पर उतरा तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक वक्त का भरपेट खाना खा सके। उस दौर के पुराने लोग, जिन्होंने उसे शुरुआती दिनों में देखा था, बताते हैं कि पृथ्वीराज कई दिनों तक मुंबई के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सोए थे। कई रातें उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारी। उनका विशाल शरीर और उनकी बुलंद आवाज देखकर लोग अक्सर डर जाते थे। कुछ लोग तो उन्हें पागल या कोई छुपा हुआ अपराधी समझने लगे थे। लेकिन मायानगरी मुंबई इतनी आसानी से किसी को अपनी बाहों में नहीं समेटती। अभी तो इस नौजवान की जिंदगी का सबसे कठिन और खौफनाक इम्तिहान शुरू होना बाकी था। थिएटर का अंधा पागलपन और वो पहली रहस्यमयी शाम। मुंबई की तपती धूप और सुनसान सड़कों पर महीनों तक भटकने के बाद पृथ्वीराज को एक छोटे से थिएटर ग्रुप में काम मिला। लेकिन यह काम किसी एक्टर का नहीं था। उन्हें बिना किसी पैसों के, सिर्फ मुफ्त के खाने पर एक अदना सा हेल्पर रख लिया गया था। उनका काम सिर्फ इतना था कि नाटक शुरू होने से पहले स्टेज पर झाड़ू लगाएं, कुर्सियां साफ करें और नाटक के दौरान पीछे छुपकर भारी भरकम पर्दों को ऊपर नीचे खींचें। लेकिन पृथ्वीराज की नजरें हमेशा पर्दे के पीछे से मुख्य अभिनेता के हावभाव और उसके बोलने के अंदाज पर टिकी रहती थी। वो मन ही मन हर किरदार को खुद जीने लगे थे। फिर आई वो रहस्यमयी शाम, जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शहर के एक बहुत बड़े हॉल में नाटक होने वाला था। सारे टिकट बिक चुके थे, दर्शक अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। लेकिन नाटक शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले जो मुख्य अभिनेता था, वो अचानक बिना किसी को कुछ बताए स्टूडियो से लापता हो गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। डायरेक्टर गुस्से और डर से थर-थर कांप रहा था। अपना सिर पकड़कर बैठ गया था कि अगर नाटक रद्द हुआ तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, कर्जदार उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी स्टेज के पीछे के उस घने अंधेरे कोने से, जहां झाड़ू रखी हुई थी, वो 22 साल का लंबा चौड़ा नौजवान निकलकर सामने आया। उसने डायरेक्टर की आंखों में आंखें डाली और अपनी बुलंद, कड़कती हुई आवाज में कहा, रोने से कुछ नहीं होगा साहब। ये रोल आज मैं करूंगा। मुझे इसके सारे संवाद मुंह जबानी याद है। डायरेक्टर ने उस नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने हताश होकर हाँ कह दिया। जैसे ही नाटक का पर्दा उठा और पृथ्वीराज स्टेज के बीचों बीच पहुंचे, पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उनकी वो शेर जैसी दहाड़ती हुई आवाज, उनके चेहरे के खौफनाक और दमदार हावभाव देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। जब नाटक खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग अपनी सीटों पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। उस एक नाटक ने पृथ्वीराज को रातों रात थिएटर की दुनिया का सबसे बड़ा और चमकता हुआ सितारा बना दिया। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस तो अब शुरू होता है। जैसे ही यह अपार सफलता उनके कदम चूमने लगी, उनकी जिंदगी में एक ऐसी काली परछाई ने दस्तक दी, जिसने उनकी पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया। वो बदनसीब रात। 2 मासूम बच्चों की रहस्यमयी मौत का खौफ। अब हमारी यह कहानी उस सबसे खौफनाक, सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी मोड़ पर आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इतिहास की किताबों में बहुत ही कम या न के बराबर लिखा गया है। साल 1930 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी। पृथ्वीराज अब एक सफल अभिनेता बन चुके थे। उनका परिवार भी पंजाब से मुंबई उनके पास आ चुका था। उनके घर में 3 छोटे बेटे अपनी किलकारियों से घर को गूंजा रहे थे, राज, देवेंद्र और रविंद्र।
घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किस्मत के क्रूर खेल से सब अनजान थे। एक दिन पृथ्वीराज को अपने एक बहुत बड़े नाटक के सिलसिले में मुंबई से दूर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वो अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर छोड़कर गए थे। लेकिन उसी रात, जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, उनके दो छोटे मासूम बेटों देवेंद्र और रविंद्र को अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। उनकी मां घबरा गई। तुरंत शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को घर बुलाया गया। डॉक्टर ने बच्चों की नब्ज देखी, दवाइयां दी, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे हैरान और डराने वाली बात यह थी कि दोनों बच्चों की हालत बिल्कुल एक जैसी थी, और कोई भी डॉक्टर यह पकड़ नहीं पा रहा था कि आखिर इन दोनों बच्चों को अचानक कौन सी जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया है। दिन बीतते गए और बच्चों की हालत बद से बदतर होती चली गई। सिर्फ एक हफ्ता, जी हाँ, सिर्फ 7 दिनों के भीतर उन दोनों मासूम बच्चों ने अपनी मां की गोद में तड़प कर दम तोड़ दिया। जब पृथ्वीराज अपना काम खत्म करके खुशी खुशी अपने घर वापस लौटे, तो उनके घर के बाहर कोई जश्न नहीं था। वहां सफेद कफन में लिपटी दो नन्ही बेजान लाशें रखी हुई थी। इस भयानक और असहनीय सदमे ने उस लोहे जैसे मजबूत, बुलंद आवाज वाले इंसान को अंदर से पूरी तरह से तोड़कर खोखला कर दिया। वो अपनी दोनों बाहों में उन लाशों को पकड़कर घंटों रोते रहे। उस दौर के मुंबई के थिएटर गलियारों में एक बहुत ही डरावनी अफवाह उड़ी थी। कहा जाता था कि थिएटर की दुनिया में पृथ्वीराज की इतनी तेजी से बढ़ती कामयाबी और उनकी बादशाहत से जलने वाले किसी बहुत ही करीबी इंसान ने उनके बच्चों के दूध या खाने में कोई ऐसा धीमा जहर मिला दिया था जो पकड़ में न आ सके। सच क्या था? क्या वो वाकई कोई साजिश थी या सिर्फ एक बदनसीब इत्तेफाक? यह राज कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाया। इस घटना ने पृथ्वीराज की पूरी सोच और उनकी जिंदगी के जीने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया। कर्ज का दलदल और साम्राज्य की असली शुरुआत। अपने दो मासूम बेटों को खोने के बाद पृथ्वीराज के जीवन का अकेलापन और गहरा गया। वो पागलों की तरह दिन रात सिर्फ और सिर्फ काम करने लगे। वो अपने इस असहनीय गम को, अपनी इस खामोशी को भूलना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर वो चुप बैठ गए तो यह दर्द उन्हें जिंदा निगल जाएगा। साल 1944 में उन्होंने अपनी जिंदगी की पाई जोड़ी, अपनी सारी जमापूंजी लगाई और देश के पहले मोबाइल यानी ट्रेवलिंग थिएटर ग्रुप की शुरुआत की। यह कोई मामूली थिएटर नहीं था। पृथ्वीराज अपने साथ लगभग 150 लोगों की पूरी टीम, भारी भरकम सेट, लाइट्स और कपड़े लेकर एक शहर से दूसरे शहर ट्रेनों और बसों में घूमते थे। वो जहां भी जाते, रेलवे स्टेशनों पर उनका स्वागत करने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी वो कड़कती आवाज सुनने के लिए मीलों दूर से पैदल चलकर आते थे। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए समाज की कुरीतियों, गरीबी और देश के विभाजन के दर्द को इस तरह से पर्दे पर उतारा कि देखने वाले दर्शकों की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह जाता था। लेकिन दोस्तों, इस भव्य और आलीशान थिएटर को चलाने का रोजाना का खर्च इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे पृथ्वीराज कर्ज के एक बहुत ही गहरे और जानलेवा दलदल में डूबते चले गए। कई बार ऐसी नौबत आ जाती थी कि उनके पास अपनी टीम के लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसी रातों में उन्होंने अपने घर के कीमती गहने, अपनी पत्नी के जेवर तक बाजार में ले जाकर बेच दिए, लेकिन अपनी टीम के किसी भी सदस्य को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। इसी कड़े संघर्ष के बीच उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे राज को कैमरे के पीछे का काम सिखाना शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे को जमीन से जुड़कर काम करना सिखाया, जो लड़का आगे चलकर इसी कपूर खानदान का सबसे बड़ा और पहला शोमैन बना। पृथ्वीराज ने अपना पूरा जीवन
अपनी पूरी जवानी और अपनी सांसें कला के नाम कर दी थी। लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर किस्मत ने उनके साथ एक आखिरी और सबसे क्रूर खेल खेला, जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। आवाज का खौफनाक अंत और अंतिम विदाई। जिस इंसान की सबसे बड़ी ताकत, जिसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी वो शेर जैसी कड़कती हुई बुलंद आवाज थी, साल 1970 के आते आते किस्मत ने उसी आवाज पर हमला कर दिया। एक बहुत ही जानलेवा बीमारी यानी गले के कैंसर ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। धीरे धीरे डॉक्टरों ने उनके गले का ऑपरेशन किया और नतीजा यह हुआ कि उनकी वो ऐतिहासिक आवाज हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जो शहंशाह कभी स्टेज पर खड़े होकर बोलता था तो पूरे थिएटर की दीवारें और दर्शकों के दिल कांप जाते थे, वो शहंशाह अब अपने आखिरी दिनों में पूरी तरह से खामोश हो चुका था। वो सिर्फ एक कागज और पेन लेकर इशारों में अपने परिवार से बात करने को मजबूर था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और दर्दनाक सस्पेंस था कि कला के जिस देवता ने सबको आवाज दी, उसकी खुद की आवाज छीन ली गई। आखिरकार 29 मई 1972 को मायानगरी के इस पहले सिकंदर ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पृथ्वीराज ने जिस साम्राज्य की शुरुआत एक खाली जेब और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से की थी, आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा और अजेय घराना बन चुका है। लेकिन इस चमकते हुए कपूर घराने के पीछे छुपा उनका वो गहरा संघर्ष, वो आंसू और उनके 2 मासूम बेटों की वो रहस्यमयी मौत आज भी इतिहास के बंद पन्नों में एक अनसुलझा और खौफनाक सस्पेंस बनकर दफन है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के इस पहले संस्थापक, इस पहले राजा की यह अनसुनी और दर्दनाक दास्तान कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि थिएटर की उस दुनिया में उनकी कामयाबी से जलने वालों ने उनके मासूम बच्चों के साथ कोई घिनौनी साजिश की थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और खौफनाक राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सावधान रहिए। धन्यवाद।